हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए हितेश पत्रा है और आज मैंने एक पीपीटी बनाई है और पीपीटी में ये है एक असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर नंबर 17 ऑफ सीए फाइनल। ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स दोनों के लिए सेम है। प्लस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको जीएसटी में असेसमेंट और ऑडिट बाय डिपार्टमेंट का आइडिया नहीं है, या तो आइडिया है बट उन्होंने स्टडी करने की कोशिश करी बट बिकॉज ऑफ इसमें एक टाइम लैप्स वाले सिस्टम्स हैं। मीन्स की नोटिस कब इशू किया, रिटर्न कब फाइल होनी चाहिए थी और उसकी एनुअल रिटर्न कब जानी थी, फिर उसकी जजमेंट कब आनी थी। तो उससे रिलेटेड जो एक फ़्लो है, उस फ्लो को मैंने एक टाइम चार्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। और जब आप बुक में देखते हो, बुक में मीन्स की जो सीए फाइनल का अटैम्प्ट दे रहे हैं सेकंड ग्रुप का जीएसटी का, तो उसमें वो इतना रिटर्न में डाटा है या जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें मटेरियल इतना ज़्यादा है कि बंदा कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो फ्लो से बाहर हो जाता है, बिकॉज वो बोर हो जाता है क्योंकि मटेरियल इतना पढ़ चुका होता है वो। तो ये इस पीपीटी में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि उस फ्लो में जो मटेरियल टाइम टाइम लैप्स है वो कैसे कैसे फ्लो चल रहा है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें टोटल 10 पेजेस हैं पीपीटी में और हर एक पेज में सिर्फ एक सेक्शन है। तो आप बोलोगे कि यार सेक्शन तो इतना बड़ा है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपका सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल स्क्रूटनी, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर या अनरजिस्टर्ड की समरी, ऑडिट बाय डिपार्टमेंट और स्पेशल ऑडिट। तो मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत समझ के इस सेक्शंस को हर एक पेज में इन्वॉल्व किया है। तो ये मेरी श्योरिटी है कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको मतलब मटेरियल जो भी आप जैसे हाईलाइट करने वाले हो या जो आपको काम के कीवर्ड्स लग रहे हैं वो इसमें है। फिर भी अगर नहीं है तो आप इसको अपनी बुक जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ये ऐसे फ्लो चलता है पूरा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम शुरू करते हैं। और इस जो मैंने पीपीटी बनाई है इसकी रेफरेंस मैंने ली है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल यानी कि जो अक्टूबर 19 का लास्ट जो एडिशन है अपने आईसीएआई इंस्टीट्यूट का जीएसटी का सीए फाइनल का, वहाँ से लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर 17 ऑफ सीए फाइनल। तो सेल्फ असेसमेंट सबसे पहला आता है, सेल्फ असेसमेंट। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे तो बुक में बहुत थी बट मेरे को ये 2-3 लगी काम की तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देता हूँ असेसमेंट का मतलब क्या होता है सेक्शन 211 में, 2 सबसेक्शन 11 में, कि डिस्क्रिमिनेशन और टैक्स लायबिलिटी अंडर सीजीएसटी एक्ट। और इस पूरी पीपीटी में कुछ भी अगर सेक्शन या कुछ जो कंसेप्ट चल रहे हैं वो सीजीएसटी एक्ट के अंडर ही आते हैं। आईजीएसटी एक्ट में कुछ नहीं आता, वो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड होता है। और इसमें लिखा है कि टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट इंक्लूड सेल्फ री प्रोविजनल समरी और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये सारे ही काम के हैं बट सेल्फ असेसमेंट इतना रेलिवेंट नहीं है। उसमें जो टैक्स पेयर होता है खुद ही असेस करता है और खुद ही रिटर्न फाइल करता है। खुद ही करता है मीन्स कि या तो उसका सीए करता है या जो भी ऑथराइज पर्सन होता है। ऑडिट का मतलब क्या है? अब पूरा चैप्टर असेसमेंट एंड ऑडिट से रिलेटेड है। तो ऑडिट का मतलब क्या है? इसमें एग्जामिनेशन करना और वेरीफाई करना। एग्जामिनेशन करना रिकॉर्ड, रिटर्न और डॉक्यूमेंट्स का, और वेरीफाई करता है करेक्टनेस किसकी, टर्नओवर की, जो टैक्स पे किया है, रिफंड आप लोगों ने क्लेम किया है, आईटी से जो अवेल कर रहे हो आप, और बाकी जो कंप्लायंस है दूसरे सीजीएसटी एक्ट की। प्रॉपर ऑफिसर, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा इसमें। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर वो ऑन ड्यूटी है और कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एक्ट के अंदर ही कर रहा है, और वो होता है कमिश्नर या जो कमिश्नर के द्वारा, कमिश्नर के थ्रू असाइन किया हुआ एक ऑफिसर होता है उसके बिलो रैंक में कमिश्नर का। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59, जैसे आप देखोगे लिस्ट जैसी है चल रही है 59, 60, 61, सिर्फ सीरीज के वाइज आपको कंसेप्ट समझाए जाएंगे इसमें। सबसे पहले आपका सेल्फ असेसमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही असेस कर रहा है कि उसका टैक्स कितना बनता है। बाद में डिपार्टमेंट चेक करेगा स्क्रूटनी के थ्रू कि उसने सही असेस किया है कि नहीं और सबमिट किया है कि नहीं। और जब वो सेल्फ असेस कर लेता है तो उसके बाद रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न यानी कि जो आपकी मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, या आपकी एनुअल रिटर्न भी हो सकती है, या फाइनल रिटर्न भी हो सकती है। फाइनल रिटर्न यानी कि वो उसकी आखिरी रिटर्न होगी, उसके बाद वो उसका या तो कैंसिल हो जाएगा या तो वो सरेंडर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है प्रोविजनल असेसमेंट। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है बट आई थिंक कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी शायद यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि लोग खुद ही अपना टैक्स असेस करके पे कर रहे हैं। बट इन केस अगर वो प्रोविजनल असेसमेंट अडॉप्ट करते हैं, और वो कब कर सकते हैं ये, उसके जो केस दिया हुआ है, अगर आप ये नीचे देखोगे
नीचे मीन्स कि आपका लिखा हुआ है जैसे ए पॉइंट प्रोविजनल असेसमेंट, पहले हम मीनिंग समझते हैं फिर मैं आपको फ्लो समझाऊंगा। प्रोविजनल असेसमेंट मीन्स वेयर द टैक्सेबल पर्सन अनएबल टू डिटरमाइन, बट टैक्सेबल पर्सन को पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है गुड्स की। अब मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको इसमें लॉ समझाने वाला हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है, गुड्स या सर्विस कुछ भी हो सकता है, और उसका रेट क्या है वो नहीं समझ पा रहा है। उसने सर्च किया, उसने सारी आइटम देखी और रेट जो टैरिफ रेट आते हैं वो सब उसमें देख लिया, लेकिन उसको फिर भी तब जाके वो प्रोविजनल असेसमेंट एप्लीकेशन के थ्रू अवेल कर सकता है। ठीक है, और जब वो प्रोविजनल एप्लीकेशन असेसमेंट की एप्लीकेशन डाल रहा है तो उसको रीज़न भी बताना होता है, और उसके रेफरेंस में डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं कि भैया ये रीज़न है, और विद द रेफरेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि वैल्यू क्या है रेट ऑफ टैक्स के। ठीक है, फिर जो ऑफिसर होता है या तो कमिश्नर होंगे या उसके जो ऑथराइज किया हुआ ऑफिसर, वो देता है ऑर्डर, और ऑर्डर में बताता है वैल्यू और रेट, और प्लस साथ में बोलता है कि इसी का ना बॉन्ड एक बना के दो हमें। एक फॉर्म होता है बॉन्ड का, फॉर्म क्या होता है वो आपको नेट पे मिल जाएगा, मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बॉन्ड देता है और उसकी सिक्योरिटी देता है। बॉन्ड तो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, सिक्योरिटी मीन्स कि उसका 25% एक बॉन्ड आपको एक सिक्योरिटी देगा, और ये सब होगा एक बैंक गारंटी के थ्रू, जिसको बीजी बोलते हैं हम। ठीक है, अब फ्लो पे आते हैं हम। सबसे पहले आप देख रहे हो जैसे कि स्क्रीन पे ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, ये लेफ्ट टू राइट चलने वाले हैं सारे फ्लो। ठीक है, और ऑफिसर ने जब ऑर्डर दिया, जब एप्लीकेशन दी, उसकी जो कब एप्लीकेशन देगा और कब वो ऑर्डर देगा उसका टाइम पीरियड कुछ मुझे भी नहीं मिला, तो मैं आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा इसमें। ऑर्डर दिया और ऑर्डर का कम्युनिकेशन हुआ, जब आप देख रहे हो ऑर्डर दिया, ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, फिर आया कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, और जब कम्युनिकेशन हो जाता है उसको, यानी कि वो उसको रिसीव्ड हो जाता है, तो 6 मंथ के अंदर जो फाइनल असेसमेंट करता है, ये सेक्शन है प्रोविजनल असेसमेंट का। लेकिन जहाँ प्रोविजनल असेसमेंट खत्म होती है वहाँ फाइनल असेसमेंट भी तो होगी भाई। अभी तो चलो प्रोविजनल असेसमेंट भी कर लिया, लेकिन जब फाइनल स्क्रूटनी हो रही है या असेसमेंट हो रही है तो उसका भी एक ऑर्डर आता है। ठीक है, अब उसमें क्या है, 2 केस बनते हैं। या तो जब आप देखो ये डॉटेड ब्लू कलर की लाइन जो एरो से नीचे जा रही है, जिसमें बोल रहा है कि वो टैक्स लायबिलिटी, जब उसने फाइनल ऑर्डर दिया ऑफिसर ने, काफ़ी मतलब 6 महीने के बाद, मैक्सिमम 6 महीने में वो दे देता है, और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो उसकी फाइनल असेसमेंट है या और उसकी जो प्रोविजनल असेसमेंट है उससे ज़्यादा है। दोबारा बोलता हूँ, फाइनल असेसमेंट जो हुई है वो प्रोविजनल असेसमेंट से ज़्यादा है, किसकी, टैक्स लायबिलिटी की, तो उसको इंटरेस्ट भी देना होता है अंडर सेक्शन 51। कहाँ से, मान लो कि जिस मंथ का वो है, अभी जैसे क्या चल रहा है आज आपका है मई, तो मई कंप्लीट हुआ तो इसकी रिटर्न जाएगी 20 जून को। ठीक है, 3B की बात कर रहे हैं हम, अगर 3B या 1 की बात कर लो, तो उस 3B में आपकी 20 तारीख की 3B जाएगी, मई का जून में जाएगी, तो 20 जून से लेके 21 जून से लेके आपका जब भी आप पेमेंट करोगे, कब, जब आपकी फाइनल असेसमेंट प्रोविजनल असेसमेंट से ज़्यादा होगी, तो उस आपका 21 जून से लेके जो डेट ऑफ पेमेंट है, मान लो कि जुलाई में करी आपने, तो जो भी वो जुलाई का टाइम पीरियड होगा 21 जून से लेके उस जुलाई तक की डेट का, उसके थ्रू वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ डेज के। अब वो इंटरेस्ट कहाँ लिखा है, सेक्शन 15 में लिखा है, आपको 15 पे जाके देखना पड़ेगा। या तो इसका रिवर्स हो सकता है, फाइनल असेसमेंट जब हुई तो उसका जो टैक्स एसेस हुआ, जो कंप्यूट हुआ, वो प्रोविजनल असेसमेंट जो हमने यहाँ से ऑर्डर लिया था इस सेक्शन 60 में, वो कम है। दोबारा बोलता हूँ, फाइनल का जो ऑर्डर आया फाइनल असेसमेंट का, और जो प्रोविजनल असेसमेंट हमने जो करी थी इस सेक्शन में, सेक्शन 60 में, वो जो टैक्स लायबिलिटी वो कम कैलकुलेट हुई ऑफिसर के थ्रू ही, और दोनों ही ऑफिसर ने करी, प्रोविजनल भी फाइनल भी, और फाइनल वाली कम निकली, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 आपको मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट कितना है, वो 56 में आपका रेट दिया हुआ है, लेकिन वो कब से स्टार्ट होगा, जब आप एप्लीकेशन डालोगे कि भाई मेरा रिफंड इतना बन रहा है, और उस एप्लीकेशन जब वो रिसिप्ट होगी ऑफिसर के पास, कोई भी ऑफिसर हो सकता है जो उसके रैंक का होगा, जो भी एलिजिबल होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन जब रिसीव हुई उसके 60 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, 60 दिन में भी अगर ऑफिसर ने रिफंड नहीं दिया तो जितने भी दिन डिले होंगे, एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, वहाँ से और रिसिप्ट जिस डेट को होगा उस बीच का पीरियड जो होगा उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, फाइनल असेसमेंट आपकी जब हुई तो उसमें कम आपका टैक्स बना, जब आपने प्रोविजनल असेसमेंट कराई थी तो टैक्स ज़्यादा बन गया, तो डिफरेंस जो है आपको रिफंड बनेगा, डिफरेंट ऑफ टैक्स का, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस रिफंड पे, और वो उसका जो रेट कैलकुलेट होगा वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे, रेट 56 में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डेज आपके आएंगे एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। कहाँ से, जब आपकी रिसिप्ट हुई, एप्लीकेशन रिसिप्ट हुई ऑफिसर के पास, वहाँ से आपके 60 डेज स्टार्ट होंगे, और जब 60 डेज खत्म हो जाएंगे तब भी आप ऑफिसर ने रिफंड नहीं दिया,
तो 61st डे से लेके जब भी आपको रिफंड रिसीव होगा उस बीच के डेज पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बताने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लिया कि ऑर्डर आ गया फाइनल असेसमेंट का, तो यार एप्लीकेंट बोलता है कि यार कि मतलब कि सॉरी ऑफिसर बोलता है कि यार अभी ना थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए ऑर्डर देने के लिए, जो भी हो सकता है रीज़न, कि वो बिजी है या वो नहीं दे पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है, तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है 6 महीने। आपका जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, या 4 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। और कब होगा? जब वो कमिश्नर से परमिशन लेगा या अप्रूवल लेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। अब स्क्रूटनी का मतलब क्या है? सबसे नीचे आइए, पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग्स वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न, यानी कि जो उसने रिटर्न ने फाइल किया है, चाहे GSTR 1 करी है 3 भी करी है, उसकी करेक्टनेस हम देख रहे हैं, और इस करेक्टनेस को चेक करने का मतलब होता है स्क्रूटनी करना। नोटिस, अगर जब वो रिटर्न चेक कर रहा है ऑफिसर यानी कि प्रॉपर ऑफिसर, जब वो रिटर्न चेक कर रहा है तो उसको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है और उसको चाहिए होती है एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन से पहले वो नोटिस इशू करता है। तो नोटिस इशू करने का मतलब है कि उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, जब वो नोटिस सर्व हो जाएगा, या 30 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है जब उसको लगे कि यार हाँ चलो ठीक है एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो उस नोटिस में वो बोलेगा कि टैक्स, इंटरेस्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो उसको चाहिए होंगे वो सब बताओ मेरे को लाके, यानी कि प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट। तो हम चार्ट पे आते हैं ऊपर वापस। रिटर्न फाइल करी SSC ने और डिस्क्रिपेंसी मिली ऑफिसर को। ठीक है, नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट, अगर वो कर रहा है कि जो ऑफिसर ने नोटिस दिया है और जो कैलकुलेट किया टैक्स वो ठीक है, एक्सेप्ट करता है, तो उसको पे करना पड़ेगा टैक्स, इंटरेस्ट और जो भी अमाउंट उसमें बोल रखा है या पेनल्टी जो भी है। साथ ही साथ उसको एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है। ठीक है, यहाँ तो ये है कि भाई जो SSC है चुपचाप एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है मैं दे देता हूँ, जो आपने जो नोटिस दिया मेरे को, मैं मान जाता हूँ कि ये ठीक है, आपने सही कैलकुलेट किया, मैं सबमिट कर देता हूँ। या दूसरा केस, वो बोलता है कि सर आपने क्या कैलकुलेट किया, कोई इसका वो मतलब सर पैर नहीं है, कोई बेस ही नहीं है आपका, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है मैंने रिटर्न फाइल करी है, मेरा ये डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न थी। यानी कि वो ऑफिसर के द्वारा जो नोटिस इशू किया और उसमें जो अमाउंट, टैक्स, पेनल्टी जो भी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो नीचे आ जाता है जहाँ क्रॉस का निशान है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है ठीक है भाई तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं। ऑफिसर कहता है, कह रहे कि तू 30 दिन के अंदर मेरे को एक्सप्लेनेशन दे भाई, क्यों तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस चीज़ को। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ये एक मिनट वीडियो हटा देता हूँ आपको दिख जाए। अब यहाँ पे आते हैं एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल, जो ये है पार्ट, ये वाला। मान लो कि एक्सप्लेनेशन तो दोनों देनी है उसको, चाहे वो एक्सेप्ट कर रहा नहीं दे रहा। अब ऑफिसर कहता है कि यार ठीक है, जो तेरी एक्सप्लेनेशन है ना बढ़िया है, सही है, मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रही है, तो कहता है ठीक है मैं कोई और एक्शन नहीं लेता। या ऑफिसर कहता है कि यार तू भी ना मतलब मजाक करने आ गया, डिपार्टमेंट क्या है, तेरे डॉक्यूमेंट भी मैच नहीं कर रहे, तेरी रिटर्न भी कुछ कह रही है तेरी, तो कह रहा है कि यार कि तू इसको ठीक कर। अगर वो फिर भी ठीक नहीं करता, फेल्स टू मेक करेक्टिव मेजर आफ्टर एक्सेप्टेंस और डिस्क्रिपेंसी, SSC कहता है कि यार ठीक है डिस्क्रिपेंसी मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन जब उसको ठीक करने की बारी आई वो मना कर देता है, वो मजे लेने शुरू कर देता है, कह रहे कि सर मैं नहीं कर रहा। अब वो ऑफिसर का समझ जाता है दिमाग, तो वो कहता है ठीक है, या तो वो ऑडिट करवाएगा अपनी टैक्स अथॉरिटी से, इंटरनल जो उसके डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे करवाएगा, या स्पेशल ऑडिट करवाएगा CA से या CW से, जो भी कमिश्नर नॉमिनेट करेगा, या तो 67 के अंडर सेक्शन, ये सेक्शन है 65, 66, 67 और ये 73, 71। 67 में कहता है कि इंस्पेक्शन सर सीजर जो भी उसको सही लग रहा है कि उसके जो SSC की प्रीमिसेस पे वहाँ पे जाकर करवाएगा, या टैक्स और अदर ड्यूज डिटरमाइन करेगा प्रोसीडिंग्स 73-74 के अंडर। ठीक है, ये सिंपल सा है बिल्कुल। अब आप सेक्शन जाके 61 पढ़ोगे ना कहीं से भी, आपको यही फ्लो मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, भैया बंदे ने रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है लेकिन भाई रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, तो भाई अब कुछ ना कुछ तो लॉ में उसको बताना ही पड़ेगा ना। हम नीचे आते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो ब्लैक कलर से नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे आइए, पॉइंट ए, वो रिटर्न नहीं भर रहा 39 में, मंथली है, क्वार्टरली है, जो भी इसकी जा रही है, क्वार्टरली जैसे GSTR 1 हो गई, और GSTR 1 मंथली भी होती है, और मंथली उसकी 3 भी हो गई। ठीक है, या फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 में लास्ट उसकी जब वो कैंसिल करवाने वाला होता है उससे पहले एक रिटर्न जाती है, या विड्रॉ करता है जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर तब होती है। वो नहीं करता ये सब, मतलब कोई रिटर्न नहीं भेज रहा, कह रहा है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं रिटर्न नहीं भेज रहा। या फिर उसके बाद ऑफिसर कहता है कि नोटिस देता है सेक्शन 46 में, रिक्वायर हिम टू फर्निश रिटर्न विद इन 50 दिन। जब नोटिस इशू हो गया ना, उसके 15 दिन स्टार्ट हो जाते हैं, कह रहे हैं कि तू नोटिस सर को मैंने दिया, अब तू रिटर्न में फाइल कर। नोटिस वो पोर्टल पे दे देगा, कोई घर पे देने नहीं आता, ऐसे एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, आजकल पोर्टल पे हो रहा है GST के, और GST पोर्टल यानी कि gst.gov.in। या
भाई 15 दिन भी पूरे हो गए और कह रहा है कि मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो भैया फिर तो क्या करना पड़ेगा, ऑफिसर के बाद एक ही रास्ता है जिसको बोलते हैं बेस्ट ऑफिस जजमेंट। तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा सेक्शन 62 के अंडर, जो रिटर्न है फाइल नहीं कर रहा है, जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अब हम फ्लो चार्ट पे आते हैं, जो ये हमारा टाइम चार्ट है उस पर आते हैं। ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। जब ऑफिसर ने सोच लिया कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करानी है और एसएससी मजे ले रहा है, कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, नोटिस दे दिया 15 दिन का, 15 दिन भी खत्म हो गए फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 54। दो केस होते हैं, या तो जो सितंबर का टाइम पीरियड होता है, सितंबर तक आपको पता होगा कि एनुअल रिटर्न सितंबर तक फाइनल सबमिट करनी होती है। नोटिस आपने देखे होंगे, नोटिफिकेशंस आई हैं, एक्सटेंड हुई है, वो जो भी एक्सटेंडेड डेट है ना उसी को ही मान लो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 है। ठीक है, अगर नहीं होती तो सितंबर लास्ट होता है, अगर आप सितंबर से पहले कर देते हो तो वही आपकी डेट नहीं मानी जाती, और ड्यू डेट जब आपकी सितंबर होती है वही मानी जाती है, ये ध्यान रखना हो, क्योंकि वर्ड जो लिखा है ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न लिखा है, मैंने जितना देखा है, बाकी अगर कुछ गलती हो तो करेक्ट कर देना प्लीज़, सॉरी, माफ़ी। तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 उस डेट से लेके 5 साल स्टार्ट हो जाते हैं आपके, मैं मान के चल रहा हूँ सितंबर ही है लास्ट अभी फिलहाल, 5 साल स्टार्ट हो जाते हैं, उस 5 साल के अंदर अंदर वो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर कभी भी कर सकता है, एनुअल रिटर्न के 5 साल जब स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो ऑर्डर आ जाता है ऑफिसर के द्वारा, तो वहाँ से 30 दिन का जब टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और एसएससी क्या करता है, रिटर्न फर्निश कर देता है। जब तेरे को सॉरी जब रिटर्न नोटिस दिया था 46 में कि भाई रिटर्न फाइल कर दे, 15 दिन में तूने नहीं करी, उसके बाद भी नहीं करी, तो भैया जब ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट का ऑर्डर दे दिया, तब तेरे को लगा कि यार अब 30 दिन में रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। मान लो वो कर देता है रिटर्न फर्निश्ड, इफ़ रिटर्न फर्निश्ड, तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर ऑफिसर अगर उसको लगता है कि वो विड्रॉ कर लेगा फिर, बट इंटरेस्ट जो सेक्शन 51 में है, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, और लेट फी, भैया ये दोनों चलने वाली है। ठीक है, इतना ही है सेक्शन, ये सेक्शन 62 कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा सोचने वाली, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, मुझे ये काम का लगा मैंने इसमें डाल दिया सारा। अच्छा, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपका सेक्शन है 63 सॉरी। अब इसमें क्या है कि भाई हो तो इसमें भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट रही है, लेकिन यहाँ पे पर्सन अनरजिस्टर्ड है, 62 में रजिस्टर्ड था, उसने जीएसटीएन नंबर ले रखा था, किसी भी स्टेट्स का हो सकता है। तो अब इसमें रीज़न क्या है ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन 63 में अनरजिस्टर्ड पर्सन, या तो भाई उसकी टर्नओवर ऐसी है, या वो सप्लाई ऐसी कर रहा है, या रिवर्स चार्ज लग रहा है, जो भी केस है आपके रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंडर, उसमें ये कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन लेना बनता है बट आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, तब ऑफिसर अंडर सेक्शन 60 में एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। बट उसके और भी रीज़न है, जैसे रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल हो गया, और इन सब रीजंस की वजह से, एनी रीजन आर एज फॉलोज, या तो उसने कोई भाई एक्ट का कोई प्रोविज़न उसने तोड़ा है, या तो मजे लिया उसने, भाई प्रोविज़न कुछ कह रहा है और वो कर कुछ रहा है, और ऑफिसर को ये पता चल गया है, तो भैया वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने की सोच रहा है। सेक्शन अंडर सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन, या उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले लिया है, और 3 टैक्स पीरियड हो गए। अब कॉम्पोजिशन वाले का क्या होता है कि उसके ना 3 मंथ में या क्वार्टर में उसकी रिटर्न फाइल होती है, जो उसकी कॉम्पोजिशन स्कीम की रिटर्न होती है GSTR 4। तो भैया 3 ऐसे पीरियड हो गए, यानी कि उसके 9 महीने हो गए, टोटल 3 क्वार्टर हो गए, भैया उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो बेस्ट जजमेंट हो सकती है उसकी। दूसरा है अदर देन अंडर सेक्शन 10, अदर देन अंडर सेक्शन 10 मतलब वो कॉम्पोजिशन वाला नहीं है, उसके अलावा कोई और है पर्सन, और उसने 6 महीने में रिटर्न कोई भी फाइल नहीं करी, यानी कि मान लो उसकी क्वार्टरली होती है तो 2 क्वार्टर की हो गई, लेकिन उसकी मंथली आती है तो 6 महीने हो गए कोई रिटर्न फाइल नहीं करी, या उसने खुद रजिस्ट्रेशन लिया था सेक्शन 25 में, और उसने बिजनेस ही नहीं स्टार्ट किया जब से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, जब से उसकी आरसी आई है वहाँ से 6 महीने काउंट हो जाएंगे, उसने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी, सॉरी उसने बिजनेस ही नहीं स्टार्ट करा अपना, मतलब ऑफिसर को ये लग रहा है कि ना तो उसने इनवॉइस जनरेट किया ना ई वे बिल है, और मतलब कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं हुई है उसकी, तब वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है। या तो भाई उसने पैसे खिला के धोखाधड़ी करके ऑफिसर को जो भी किया है, उसने फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन लिया, तब उसकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। अब भाई कैसे स्टार्ट होगा बेस्ट जजमेंट, प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा, भाई ठीक है वैसे सब पता चल गया, नहीं करी रिटर्न फाइल, नहीं कर रहा बिजनेस, फ्रॉड करा है, सब करा है, तो भैया उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो नोटिस वो कभी भी दे सकता है जब उसको लगे, जब उसकी ये सब कंडीशंस पूरी हो जाएं, तीन कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, 6 महीने ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर, जो भी रीज़न या उसको फ्रॉड पता चला, तो उसके थोड़े दिनों में ही जब उसको सही लगेगा कि वो नोटिस देगा, नोटिस में उसका ग्राउंड्स बताएगा और डिटेल बताएगा कि नोटिस में ये तेरा रीज़न है और इसका ये अमाउंट बनता है, 15 दिन में उसका रिप्लाई आ जाना चाहिए।
और जब वो रिप्लाई कर देता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि बता भाई, चल आ जा तू अब ऑफिस डिपार्टमेंट आ, अब बता, सुनवाई करते हैं उसकी कि बता भाई क्या मजे ले रहा है तू इतने टाइम से, जो भी तेरे रीज़न है उसको बताएगा। ठीक है, उसको ऑफिसर को लगता है कि यार ये नहीं मानने वाला, ना तो कुछ डिटेल दे रहा है, ना कुछ रिप्लाई दे रहा है ढंग से, कॉपरेट भी नहीं कर रहा, और मुझे कोई डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस कर। तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 5 साल स्टार्ट बैच जजमेंट ऑर्डर, जो सेक्शन 62 का था सेम है। आगे बढ़ते हैं। समरी असेसमेंट। भाई अब भाई किसी का बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों के टर्नओवर है, तो समरी असेसमेंट इज सर्टेन केसेस। अब बिजनेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन डिपार्टमेंट को लग रहा है कि यार अगर इसकी असेसमेंट नहीं करी ना, तो भैया हमारा बहुत टैक्स नुकसान हो जाएगा, यानी कि जो वो रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। तो पिछले 3 सेक्शन है, अगर ऑफिसर को लगता है तो वहाँ कर सकता है, नहीं तो उसके पास शॉर्टकट तरीका है, टाइम पीरियड कम है जो भी है, तो वो ना समरी असेसमेंट करेगा 64 में। अब समरी असेसमेंट क्यों कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, लेकिन उसको एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि एडिशनल जॉइंट कमिश्नर के लोअर लेवल का, लोअर रैंक का ये ऑफिसर है जो वो कर रहा है समरी असेसमेंट। कब हो सकती है, जब उसके पास कोई एविडेंस हो ऐसा कि भाई मुझे समरी असेसमेंट करनी है, तभी तो उसके सीनियर ऑफिसर उसकी बात सुनेंगे कि भैया तेरे पास सबूत क्या है, क्या एविडेंस है, और ग्राउंड क्या है, कि ठीक है एविडेंस है लेकिन तू ग्राउंड क्या बनाने वाला है, कि भैया अगर मैंने डिले किया तो ये मेरा एडवर्स हो जाएगा इफेक्ट, तो उसको ग्राउंड्स पे देने पड़ेंगे उस चीज़ के। एक चीज़ और है इसमें, डीम टैक्सेबल पर्सन, आप जैसे नीचे देख रहे हो एबीसीडी पॉइंट में, तो डी पॉइंट में लिखा है कि वेयर द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट एसेटेबल द पर्सन इन चार्ज डीम टू बी टैक्सेबल। कई बार क्या होता है कि किसी प्रेमिसेस पे गुड्स होते हैं जो लायबल टू कॉन्फिस्केट होते हैं, मतलब वो कॉन्फिस्केट होते हैं एज पर लॉ, वो आगे पढ़ोगे आप, आपको पता चलेगा, तो कॉन्फिस्केशन होना है। लेकिन उस टाइम जो है ना, उस गुड्स का ओनर कोई अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, लेकिन कोई पर्सन है जो इंचार्ज है उस टाइम पे या ऑथोराइज है, तो उस पर्सन को ही हम डीम्ड टैक्सेबल पर्सन मान रहे हैं इस सेक्शन के अंडर 64 में। अभी इतना ही समझने की जरूरत है, ज़्यादा दिमाग में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो समरी असेसमेंट कर दी, वो पीरियड कब करेगा, वो मतलब कोई जल्दी से जल्दी करने वाला है समरी असेसमेंट, ऑर्डर आ गया, तो कहाँ गया माउस, समरी असेसमेंट ऑर्डर आया तो रिसिप्ट आया, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर यानी कि एसएससी को रिसिप्ट हो गया, तो एसएससी कहते हैं सारा पीरीज आपने तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर दिया, असेसमेंट बहुत ज़्यादा कंप्यूट कर दिया, ये प्लीज़ विड्रॉ कर लो, मैं आपको ट्रू फैक्ट्स देता हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी देता हूँ, विजिट भी करवाता हूँ, अपने सीए को बोल के सब करवाता हूँ। तो उसके बाद 30 दिन का टाइम पीरियड होता है कि भाई सोच ले, अगर उतने विड्रॉल करनी है तो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, बस इतना है इसमें। लेकिन अगर ऑफिसर को लगता है कि यार मैंने जो ऑर्डर दिया है ये थोड़ा सा मेरे को अनफेयर लग रहा है, या कुछ करेक्शन है या जो भी रीज़न है, तो वो खुद विड्रॉ करेगा। और मान लो कि कोई ऑर्डर में गलती होती है, तो भाई या तो वही वो एसी जो उसका सीनियर ऑफिसर है और उनको लगता है कि यार कोई गलती है ऑर्डर में, तो एसी जैसी या तो 73-74 के अंडर आपकी टैक्स लायबिलिटी बना सकते हो। इतना ही है इसमें बस। अब कैसे करेगा, क्या करेगा, वो लिंकेजेस कैसे बनेंगे, वो कई चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी, अभी तो आपको सिर्फ थियोरेटिकल एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इतना ही है सेक्शन सब असेसमेंट। और आई थिंक इसी में से एक क्वेश्चन आते हैं, जब ये डाटा ही अपना स्टडी मटेरियल का है तो इसमें से क्या एक्स्ट्रा आने वाला है, और ये प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनको भी काम आने वाली है चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल वाली। लॉ तो यही है, चाहे प्रैक्टिस में कर रहे हो चाहे वैसे, केस रेफरेंस नहीं है इसकी, वो मैं भी मानता हूँ। अब मुझे तो अब असली अब आएंगे, ये थोड़ा सा वीडियो को ना हटा देते हैं। ठीक है, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, भैया जब ऑडिट का नाम आता है तो सीए ही आता है हर चीज़ को, मतलब हर बंदे के दिमाग में सीए ही करेगा, ऑडिट सीए करेगा। इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो कोई भी कर सकता है डिपार्टमेंट का बंदा, लेकिन सीए ही करेगा ऑडिट, ऐसा नहीं है भाई। आईडीटी में, जीएसटी में जो ऑडिट है वो टैक्स अथॉरिटीज़ के लोग भी कर सकते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं। अब सबसे पहले तो नीचे ब्लैक कलर में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं, कौन करेगा, या तो कमिश्नर खुद करेगा या तो उसका जो ऑफिसर ऑथराइज होगा। कमिश्नर खुद जनरली कब करेगा, जब बहुत बड़ा केस होता है, जब बहुत बड़ा क्लाइंट इन्वॉल्व होता है उसमें, इसकी टर्नओवर करोड़ों में है, बहुत करोड़ों अरबों में आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है, इतने सारे ट्रांजेक्शन है, इतने सारे बिल है, इनवॉइस है, मतलब ट्रांजेक्शन खत्म ही नहीं हो रही, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है, काउंट भी नहीं कर सकते। उस केस में कमिश्नर मोस्टली खुद करते हैं, अदरवाइज ऑफिसर को देते हैं। अब वो लिमिट कुछ होती है कि भाई 10 लाख से ऊपर हो, 1 करोड़ से ऊपर हो, 100 करोड़ से ऊपर हो, वो मैंने अभी देखी नहीं है, या तो शायद डिपार्टमेंट ने भी इशू नहीं करी है। जैसे जैसे हम लॉ पढ़ेंगे आपको भी मेरे को भी तब समझ आएगा। सेकंड, प्लेस ऑफ ऑडिट। भैया ऑडिट या तो जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो उसने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस अपना आरसी में, जीएसटी की आरसी में दिखा रखा है, या तो वहाँ करेंगे, या तो वो बोलता है कि यार प्लेस ऑफ बिजनेस तो मेरा ये है लेकिन ऑफिस मेरा कहीं और है, या तो उसके नियर बाय है किसी और लोकेशन पे, तो उस ऑफिस में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्लाइंट के प्लेस पे ही होगा ऑडिट। तो
नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ ऑडिट। भैया ऑडिट तो करना है, क्या एक दिन का करोगे, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, 2 साल का? भैया हम जब इनकम टैक्स पढ़ते थे वहाँ तो हमें एक ही प्रीवियस ईयर होता था, एक ही असेसमेंट ईयर होता था। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में कहीं से भी कुछ भी मंथ उठा के, कोई भी पीरियड उठा के 3 साल की असेसमेंट इकट्ठी कर रहा है ऑफिसर, कर सकता है भाई, उसकी अथॉरिटी है, उसकी पावर है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कोई सिंगल पीरियड होगा, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, या तो फाइनेंशियल का कोई पार्ट हो सकता है, 1 मंथ, 2 महीने, 3 महीने, 1 से लेकर 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है, या तो उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर ले लेगा, नेक्स्ट वो 1 मंथ ले लेगा, या नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ ले लेगा। कोई फिक्स पीरियड नहीं है, वो कहीं से कुछ भी उठा के पूछ सकता है। अब ऑडिट आपने पढ़ी है कि आपने कैसे करना है, वो तो आपका फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट बताता है, या जो सीए बन चुके हैं उनको भी पता है ऑडिट कैसे होती है, और जो नॉन सीए है उनको नहीं पता शायद। लेकिन उनको मैं ये बता सकता हूँ कि जीएसटी में ऑडिट कैसे करते हैं इस सेक्शन के अंदर 65 में, और अथॉरिटी कैसे ऑडिट करेगी। मतलब जो क्लाइंट है वो डरा होता है कि यार ऑडिट करने आगे क्या क्या मांगे, क्या मांगे, उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या क्या होता है। एक्चुअली वो बुक से ही रिलेटेड होता है, ट्रांजेक्शन से ही रिलेटेड होता है, बिलिंग, इनवॉइस, या जो परचेज करिए वो सबसे रिलेटेड होता है। तो जनरली हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, हाउ कंडक्ट ऑडिट। ए प्रॉपर ऑफिसर कंडक्ट ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक्स विद असिस्टेंट ऑफ चीफ ऑफिसर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले तो भाई उसकी कोई टीम भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी अकेला, इतना बड़ा ऑफिसर अकेला थोड़ी आता है, चाहे वो कमिश्नर लेवल पे है, चाहे बिलो कमिश्नर लेवल रैंक पे है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उसने मेंटेन करी है, रिटर्न फाइल करी है, जो स्टेटमेंट उससे मांगी थी उसने दी है, तो उसमें करेक्टनेस देख रहे हैं। यानी कि जो भी वो चीज़ सबमिट कर रहा है डिपार्टमेंट में, उसने वो सही करेक्ट करी है, करेक्ट सबमिट करी है, नहीं करी, वो हम चेक कर रहे हैं। लेकिन किस चीज़ की करेक्टनेस, बुक्स में क्या टर्न ओवर, एग्जामेशन, डिडक्शंस, रेट सही लगाया नहीं लगाया, आईटी सही क्लेम किया नहीं किया, या ट्रांसफ़र किया है इनपुट टैक्स से डिस्ट्रीब्यूटर को, रिफंड सही से क्लेम किया नहीं किया, कैलकुलेशन सही करी या नहीं करी, या कोई भी इशू हो सकता है। तो उस चीज़ को जो ऑफिसर या कमिश्नर वहाँ पे ऑडिट करने आएंगे उसको ऑडिट नोट्स में लिख सकते हैं, उस इशू को जो ऑन द स्पॉट भी पता चलते हैं। तो ऑफिसर कहता है कि भाई मुझे ना रजिस्टर्ड पर्सन से कुछ सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट जैसा कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी हो सकता है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है ओरली या रिटर्न, या कहता है कि मुझे असिस्टेंस चाहिए, मुझे ये जैसे कि जो उसका लैपटॉप है या पीसी है उसमें कहता है इसका पासवर्ड खोलो, या मुझे इस ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई फाइल लाओ। तो उस क्लाइंट को, तो एसएससी को वो ला के देना पड़ेगा कि भाई वो मना नहीं कर सकता, वो मना करेगा तो उसके लिए अलग पेनल्टीज है। तो हम फ्लो स्टार्ट करते हैं, ये तो था थोड़ा सा बेस। कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ये आपका सेंटर पॉइंट है इस पीपीटी में। और जब हम कंडक्ट कर रहे हैं उससे 15 दिन पहले डिपार्टमेंट के लोगों को बताना होगा कि हम ऑडिट करने आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कंडक्ट शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले कि आए, वो विजिट है, वो देखा और ऑब्जर्व किया, कुछ क्वेश्चंस किए थोड़ा बहुत, फिर उन्होंने एक्चुअली कमेंस करी ऑडिट। लेकिन लीगली एज पर लॉ वो कब कमेंस हो रही है, या तो जब उन्होंने रिकॉर्ड्स मांगने शुरू कर दिए और रिकॉर्ड्स आ गए, या रिकॉर्ड्स आने से पहले ही उन्होंने ऑडिट स्टार्ट कर दी। तो जो भी इन दोनों का लेटर होगा, ये येलो कलर से एरो बना रखा है, वो है विच एवर इज लेटर। और 3 महीने का टाइम होता है उनके पास कंप्लीट करने के लिए। जैसे कोई ऑफिसर ऑथराइज है, वो आया है ऑडिट करने के लिए, तो 3 महीने का टाइम है। लेकिन वो ऑथराइज जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि सर 3 महीने कम पड़ रहे हैं, इनके ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। वो कह रहे ठीक है, लेकिन टोटल टाइम पीरियड 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। 6 महीने के अंदर अंदर अगर कमिश्नर एक्सटेंड करते हैं तो उनको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। कंप्लीट हो गई ऑडिट, भाई ऑडिट तो कंप्लीट हो गई, क्लाइंट प्लेस से तो हम निकल लिए, लेकिन कंक्लूजन भी तो देना है कि जो ओपिनियन है वो भी तो देना। वो ओपिनियन देंगे, और ओपिनियन जब आ जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने ऑफिसर से डिस्कस करके, ये सब डिपार्टमेंट आपस में कर रहा है, क्लाइंट से जो चाहिए था डाटा मांग लिया उससे, जो भी इन्फॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन करने के लिए बोला वो सब दे दिया, सब क्लाइंट के प्लेस पे हो रहा है। तो 30 दिन के अंदर अंदर उस एसएससी को या उस क्लाइंट को इन्फॉर्म करने होते हैं क्या, फाइंडिंग्स। और जो फाइंडिंग्स है, वो जो भसड़ करी है उसने, जो गलतियाँ करी है या इरेगुलरिटीज़ जिसको बोलते हैं, उसका रीज़न बताना होगा। और उसी टाइम बताना कि भाई तेरे राइट्स क्या है और तेरे ऑब्लिगेशंस क्या है। ऑब्लिगेशन ये है कि अभी भी ये ऑडिट खत्म हो रही है, उसके बाद भी तेरे को जो काम करने हैं वो करने हैं। और उसके राइट्स भी है कि तू अपील कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। और जब उसको बता दिया कि भाई तेरी फाइंडिंग्स है, बता ये क्या क्या मजे लिए तूने, तो उसका रिप्लाई देगा वो एसएससी, ठीक है। जब रिप्लाई आएगा, ऑफिसर को लगता है ठीक है, नहीं ठीक है, गलत दे रहा है, सही दे रहा है, तो वो फाइनलाइज कर देगा उस फाइंडिंग्स को, ठीक है। फिर जब वो पूरी ऑडिट हो गई, रिपोर्ट बन गई, सब हो गया, सब रिप्लाई आ गए, सब कुछ हो गया, तो लगता है कि यार उसमें जब एक्चुअल फाइंड ये होगा कि टैक्स नॉट पेड, पहला पॉइंट, ऑडिट रिजल्ट्स इन डिडक्शन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, या गलती से रिफंड हो गया था, ऐसी भी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं थी, हम डिपार्टमेंट में रिफंड कर दिया, लेकिन वो करना नहीं चाहिए था जो भी इनके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है, या आईटीसी कुछ भी मजे ले लिए उसने,
और या गलत यूटिलाइज किया या एडजस्ट किया, तो भैया 73-74 में उसको प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ेगी, यानी एक्शन लेगा वो उसमें। ठीक है, इतना ही है, यही कंक्लूजन है पूरे सेक्शन 65 का। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑडिट सेक्शन 66 में। अब स्पेशल ऑडिट पहले है क्या, थोड़ा सा नीचे हम पढ़ते हैं ब्लैक कलर में। व्हेन एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर असिस्टेंट कमिश्नर, ये पूरा सेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर ही बेस्ड है। हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, एसी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वैल्यू, भाई वैल्यू ढंग से नहीं बनाई तुमने, तुम इनवॉइस ना कम दिखा रहे हो या बहुत ज़्यादा ही दिखा रहे हो एक्सेस टर्नओवर दिखाने के लिए, जो भी है। और आईटीसी तुम भाई जितना तुम्हारा बनता है तुम उतना नहीं ले रहे हो, एक्सेस ही ले रहे हो, वैल्यू में भी मजे ले रहे हो, आईटीसी में मजे ले रहे हो। तो असिस्टेंट कमिश्नर में अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर ये ज़रूरी है, नहीं तो असिस्टेंट कमिश्नर तो मजे लेते रहेंगे फिर। तो कमिश्नर की अप्रूवल के साथ जो उसके सीनियर होते हैं, डायरेक्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट हिज रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन एंड ऑडिट बाय सीए एंड सीडब्ल्यूए। मजे आ गया ना सीए के। तो सीए है, जब स्पेशल ऑडिट करवानी होगी तो सीए के थ्रू होगी या कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, और ये दोनों होंगे प्रैक्टिस में सीओपी होगा जिनके पास, एज में बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, और कमिश्नर साहब ही इसको नॉमिनेट करेंगे कि किस ब्रांच किस सीए फर्म से ये ऑडिट करवानी है स्पेशल ऑडिट। और स्पेशल ऑडिट में कुछ भी ऑडिट वो कह सकता है कि इस एरिया में या इस ये स्कोप ऑफ एरिया आपका ये है, इस चीज़ में ऑडिट करके दो। तो वो वैल्यू की हो सकती है, आईटीसी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। खर्चे भाई ऑडिट तो ठीक है, फ्री में थोड़ी सीए करता है, जो भी सीए नॉमिनेट हुआ है तो जो भी उसकी फीस होगी वो कमिश्नर साहब खुद देंगे, और भाई डिसाइड भी वही करेंगे, ये नहीं कि सीए बोलेगा बिल इतना बने तो आप पे करो, ऐसा नहीं है, वो कमिश्नर साहब ही फाइनल करेंगे। और भैया वो सीए को भी माननी पड़ेगी और एसएससी को भी माननी है। एसएससी को क्या दिक्कत है, फीस थोड़ी दे रहा है वो, बट जो सीए आएगा वो भी उसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकता सर मुझे ये सीए पसंद नहीं है दूसरा सीए भेजो, रैप्टा मारेगा कमिश्नर का, चल यहाँ से, साले पावर है मेरे पास स्पेशल ऑडिट करने की, बकवास ना कर। तो ऑडिट स्टार्ट हुई, कंडक्ट हुई, और ऑडिट में क्या क्या है वो आपको वेरीफाई द करेक्टनेस और वो एरर वेरर सब वहाँ पे उसने बताया, यही यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन रिलेट होगा वैल्यू और आईटीसी से। ऑडिट स्टार्ट हुई तो 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको कंक्लूजन देना है, जो सीए होंगे सीए साहब कंक्लूजन उनको देना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये 90 डेज़ ना कम पड़ रहे हैं, 3 महीने भी कम है भाई, इतना बड़ा क्लाइंट है, रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो क्या स्पेशल ऑडिट, तो 90 डेज़ कम पड़ रहे हैं, तो भाई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कौन देगा, या तो एसएससी से जो हमने डाटा मांगा है वो दे ही नहीं पा रहा, वो कह रहा है थोड़ा टाइम और दो, लेकिन सीए कहता है मैं कर दूंगा ऑडिट, बट डाटा नहीं दे रहा, या सीए खुद कहता है कि यार सर अभी इसमें टाइम लगेगा ऑडिट करने में क्योंकि ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा है, और कोई भी रीज़न हो सकता है, वो दोनों में से कोई रीज़न दे सकता है, या कमिश्नर को खुद लगता है कि ठीक है एक्सटेंड कर देते हैं, तो प्लस 90 डेज़ यानी टोटल 180 डेज़ में आपको होनी चाहिए स्पेशल ऑडिट। कंक्लूजन आ गया और फाइंडिंग्स बता देंगे भाई रजिस्टर्ड पर्सन को, जो जिसका जीएसटी नंबर है कि भाई ये तेरी फाइंडिंग्स है, इसको बता क्या करना है। फिर वो सब डिस्कशन कंप्लीट हुए, फिर एसी को यानी यानी असिस्टेंट कमिश्नर को रिपोर्ट देगा, लेकिन उसके साथ साथ ही उसको एक चांस भी देंगे कि भाई ये तेरी फाइंडिंग्स है, अब बता मैं तो टैक्स कंप्यूट करूंगा, तेरे इतना वो सब मिला है। वो कहता है सर प्लीज़ ये ना करो, वो लगता है कि एक्सप्लेनेशन रेलिवेंट है, तो जहाँ जहाँ उसको रेलिवेंट लगेगी वो उस हिसाब से जाओ, जो उसकी जजमेंट है वो एडजस्ट कर देगा उस टैक्स को, अदरवाइज भैया वो प्रोसीडिंग्स आगे लेके जाएगा। लेकिन उसके रीज़न क्या होंगे, जो टैक्स दिया ही नहीं, कम दिया है, गलती से रिफंड हो गया, या आईटीसी में मजे लिए कुछ, तो फिर वो 73-74 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। अब एक चीज़ आप देखो, सेक्शन 73, 74 यहाँ भी आया है, एक पीछे भी आया था यहाँ पे 65 में, और ये आपका 64 में भी आया था जब समरी असेसमेंट हुई थी। बस ये 3 जगह है, 3 जगह कहाँ पे, 64, 65, 66, ये 3 जगह आपका सेक्शन 73, 74 आया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और शायद आपने नोटिस किया होगा ये पूरी शीट, पूरी पीपीटी आपकी ग्रीन कलर है, ये चैप्टर इतना ही है पूरा, इतना ही है स्टडी मटेरियल में, इसमें एक्शन नहीं है, बाकी चीज़ें दूसरे चैप्टर्स में। और कोशिश करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे को थोड़ा कमेंट में लिख देना कि भाई ये वीडियो, लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी है सर, मैं तो कंटेंट मेरे अंदर थोड़ी सी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता वो आप जज करो, मैं अपने लेवल पे जज कर रहा हूँ। और आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ग्रीन कलर की है पूरी, और आज मैंने थोड़ी सी मेरे पास ग्रीन टी शर्ट थी मैंने पहनी है, ताकि आपको याद रहे कि ग्रीन वाली ये थी असेसमेंट एंड ऑडिट की, ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटीज़। सो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपको जो अगर ये लगता है कि हेल्पफुल है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और थैंक यू, ओके बाय।